नमस्कार, सुप्रभात। बिहार में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और खबर राजधानी पटना के मीठापुर से, जहां पर गुमटी के पास शराब माफिया और पुलिस के बीच मुठभेड़ की जांच की शुरुआत कर दी गई है। पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा के नेतृत्व में उच्च स्तरीय जांच टीम ने इस पूरे मामले की बारीकी से जांच की। एसएसपी का यह कहना है कि शराब तस्करों ने दुस्साहस का परिचय देते हुए एक एसआई को गोली मार दी और फिलहाल मामले में शामिल आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। एसएसपी का यह भी दावा है कि जिस युवक को गोली लगी है वो शराब के धंधे में चार्जशीटेड रह चुका है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। मुठभेड़ में एएसआई घायल हुए और तस्वीरें आपके सामने एक्सक्लूसिव। लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कि जो शख्स जिसे मारा गया गोली वो भी चार्जशीटेड, यानी अपराध में उसकी भी संलिप्तता पहले से आपराधिक इतिहास रहा। और इन घटनाओं से ये तस्दीक होती हुई कि अपराधी किस तरीके से बेखौफ होकर एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम देते हुए, और इसी कड़ी में एक एएसआई को भी गोली लगी। तो बेखौफ शराब माफियाओं की दबंगई की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर बेधड़क बेहिचक इस घटना को अंजाम दिया जाता है। हालांकि अब ये कहा जा रहा है कि जिस शख्स को मौत के घाट उतारा गया वो शख्स भी चार्जशीटेड है, यानी कि इसका भी आपराधिक इतिहास रहा है। और ये अपराधियों के बीच आपस में वर्चस्व की शराब माफियाओं की तरफ से दी गई करतूत। चलो ये बनाए हो ये बिहार पुलिस बिहार बना। चलो। और इस पूरे मामले में देर रात न्यूज़ 18 से डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने बातचीत की। ये लोग नहीं है, ये जो लोग ऐसा कानून को अपने हाथ में लेते हैं उनके साथ ये शराबबंदी बिहार सरकार का एक एजेंडा है। और इसके लिए हम तो पिछले 2.5 साल से रात दिन एक किए हुए हैं। और शराब की जहां भी सूचना मिले, अगर पुलिस वहां छापामारी करे और पुलिस पर इस तरह से हमले हों तो ये बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। उनके साथ जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो बहुत सख्ती से होगी। नहीं, वो अभी सब घर से भागे हुए हैं। एक एक आदमी को लोकेट किया गया है, सारे जितने बदमाश हैं सबको चिन्हित किया गया है और सबकी गिरफ्तारी होगी और कानूनी कार्रवाई होगी। देखिए, जब तक समाज में ये 13 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश है, आपको जानना चाहिए, कहीं सुना आपने कि कहीं जनसंहार हुआ? कहीं सुना आपने कहीं नरसंहार हुआ? कहीं सुना आपने कि 100 आदमी, 50 आदमी, 73 आदमी और 70 आदमी और 50 आदमी और 40 आदमी एक साथ कटे और मारे गए और काटे गए? कहीं आपने बिहार में देखा कि आज राइफल बंदूक लेकर के कोई कार में चल सकता है? बंदूक की बोलिएगा कि बोलिएगा केवल? आप आज बिहार में कोई भी अपराधी रोड पर चलने की औकात रखता है क्या कि राइफल बंदूक लेकर के और रोड पर घूमे और AK-47 लेकर के घूमे? मैंने भी देखा है, यहीं पर घूमते थे लोग और 100 गाड़ियां लेकर चलते थे लोग, 40 गाड़ियां लेकर के चलते थे लोग। इसी बिहार में आज एक भी कोई है क्या? अचानक हमला हो गया, कुछ लोगों ने गोली चला दी, तो इससे ये नहीं साहब, ये पूरा एनआरसी देखिए क्या क्या हुआ यहाँ बिहार में। ईद देखिए, मुहर्रम देखिए, होली देखिए, दशहरा देखिए। और इस बीच बड़ी खबर यह कि शराब माफिया और पुलिस में मुठभेड़ के इस मामले में जांच की शुरुआत हो चुकी है। शराब तस्करों के खिलाफ ये जांच की शुरुआत आपको बताते चले, पटना के एसएसपी ने इस बाबत जानकारी दी है। शराब तस्करों से मुठभेड़ की जांच की शुरुआत की गई है। शराब तस्करों से जांच की शुरुआत और इसमें पुलिस टीम पर हमले को लेकर के बड़ी जानकारी कि सभी परिवार के सदस्य चार्जशीटेड रहे हैं। एसएसपी के नेतृत्व में जांच जारी है और हमला करने वाला परिवार चार्जशीटेड है। परिवार के सभी लोगों को भेजा गया जेल। तो ये बड़ी खबर इस वक्त थी जिसमें जानकारी अब ये सामने आती हुई, परिवार के सभी लोगों को फिलहाल जेल भेज दिया गया है। जांच की शुरुआत और साथ ही साथ ये जानकारी भी कि परिवार के सभी लोग चार्जशीटेड रहे हैं। और सहयोगी अमित हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, क्या जानकारी, क्या ये माना जाए कि अगर परिवार चार्जशीटेड भी है लेकिन एक सवाल तो जस का तस बना हुआ है कि अपराधी या फिर शराब माफिया हो या फिर गुंडे हो, लेकिन उन्हें कानून का खौफ तो नहीं है? देखिए, निश्चित तौर पे जो तस्वीर सामने आई है विभा, वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के सवाल खड़ी कर रही है कि आखिर पुलिस तंत्र और पुलिस का जो खौफ होता था वो कहा गया।
ये एक बड़ा सवाल है और ये लगातार देखने को मिल रहा है बिहार में जिस तरह से घटनाएं हो रही है और खासतौर पे कल की जो घटना है, हृदय विदारक घटना है। शराब माफिया जो है वो वर्दीधारी पे हमला बोला उन्होंने और पुलिसकर्मी अपना काम कर रहे थे। उनका दायित्व बनता है लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना। जो अवैध शराब की तस्करी हो रही है या सूबे में पूरे तौर पर पूर्ण शराबबंदी लागू है, अगर कहीं भी शराब का कोई भी कंसाइनमेंट आता है तो उस पर नकेल कसना पुलिस तंत्र का काम है और पटना पुलिस वही काम कर रही थी, अपने दायित्व का निर्वहन कर रही थी। और ऐसे में जो शराब माफिया हैं कहीं ना कहीं उनके मन में जो पुलिस का डर होना चाहिए था, जो खौफ होनी चाहिए थी, वो नहीं दिखी और इसी वजह से उन्होंने पुलिसकर्मियों पे हमला बोला। सीधे तौर पे पुलिसकर्मियों को उन्होंने बुरी तरह पीटा और उसके बाद उनकी कह सकते हैं कि शहादत हो गई पुलिस की। और इस पूरे मामले को लेकर के कल न्यूज 18 ने सूबे के जो डीजीपी हैं गुप्तेश्वर पांडे, उनसे भी बात की। उन्होंने भी इस पूरे घटनाक्रम पे काफी रोष जताया है और उन्होंने कहा है न्यूज 18 से बात करते हुए कि निश्चित तौर पे ये जघन्य अपराध है और इस तरह के अपराध को कतई माफ नहीं किया जाएगा और पूरे मामले को वो खुद देख रहे हैं। जल्द ही इस मामले में जो है जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कराई जाएगी और पूरे मामले में स्पीडी ट्रायल करा करके जो अभी लोग हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल अमित, 12 लोगों को हिरासत में जरूर लिया गया है, लेकिन ये बात तो जाहिर है ना कि यहाँ सिर्फ 12 लोगों की तो संलिप्तता नहीं रही होगी। ये तो नेक्सस है, एक बड़ा रैकेट है जिसमें ये 12 लोग हो सकता है कि इनके अलावा और भी तमाम लोग भी शामिल हो। देखिए निश्चित तौर पे विवाह ये सवाल बिल्कुल बनता है क्योंकि ये कंसाइनमेंट सिर्फ पटना नहीं बल्कि अगर देख लिया जाए तो आज के डेट में जब से पूर्ण शराबबंदी लागू हुई है तब से लगातार प्रदेश के अलग अलग जिलों में लगातार रोज कह सकते हैं कि एक जगह कंसाइनमेंट आता है और वहां से डिस्ट्रीब्यूट होता है और ये हर एक जिले में इस तरह के जो शराब तस्कर है वो सजग है और लगातार जो शराब से जुड़ी हुई जो अधिकारी हैं, चूंकि मर्द निषेध डिपार्टमेंट बनाया है और उसको लेकर करके एक आईजी भी प्रतिनियुक्त किए गए हैं और लगातार जो है अचीवमेंट दिखाई जाती है कि देखिए हमने इतना शराब बरामद कर दिया है, इतनी शराब जो है रिकवर की है, लोग पकड़े गए हैं। लेकिन उनके इस अचीवमेंट पर ये घटनाएं जो है वो भारी पड़ जाती हैं अमित, वो इसलिए क्योंकि अगर पुलिस का ही खौफ नहीं है जो कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार लोग हैं, अगर उनका ही अपराधियों या शराब माफियाओं के अंदर खौफ या डर नहीं है तो फिर ये आसानी से समझा जा सकता है कि हालात कैसे हैं। देखिए हालात बिल्कुल समझा जा सकता है कि हालात बेकाबू हैं अगर पुलिस तंत्र मुस्तैद होती, अगर पुलिस तंत्र कहीं न कहीं सजग होती और इस पूरे शराब नेक्सस को तोड़ने में अब तक कामयाब नहीं हुई है तो कहीं न कहीं पुलिस तंत्र की भी कहीं न कहीं ये बात सामने आ रही है कि पुलिस जो है उतने तरीके से कार्रवाई नहीं कर पाई जो होना चाहिए था। लेकिन उनसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर शराब माफियाओं को संरक्षण कौन दे रहा है, आखिर कहीं न कहीं से संरक्षण प्राप्त है, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट के ही लोग हो, चूंकि कई जो दरोगा हैं वो पकड़े गए, कई सचिव जो हैं उनके ठिकाने से जो है उनके घर से शराब का कंसाइनमेंट पकड़ा गया। तो निश्चित तौर पे कहीं कहीं पुलिस की मिली भगत रही है और ऐसे ही पुलिसकर्मियों के कारण जो है शराब माफियाओं का मनोबल बढ़ा। एक पुलिसकर्मी जो है उनकी शहादत हुई और अब जाकर के सूबे के डीजीपी जो है वो कहते हैं कि निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी, कार्रवाई होगी। ये रिटर्न भी मानता है कि कार्रवाई होगी क्योंकि जिस तरह के जघन्य अपराध हुआ है। लेकिन इस कार्रवाई के बाद क्या इस नेक्सस को तोड़ा जा पाएगा, क्या इन पर लगाम लग पाएगी, आगे कोई ऐसी घटना नहीं होगी, ये दावा डीजीपी भी नहीं करते हुए नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी के लिए। पटना सिटी के अगम कुआं में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी जाती है। बताया जा रहा है कि युवक अपने दोस्तों के साथ टहल रहा था और तभी अज्ञात अपराधी पहुंचे और युवक की हत्या को अंजाम देकर फरार हो गए। इस घटना से जुड़ी हुई सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ चुकी है जिसमें तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कुछ युवक भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस अब इस मामले की लेकर कुछ भी बोलने से परहेज कर रही है, लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं। ये सीसीटीवी फुटेज जिसमें अपराधी पहुंचते हैं अगम कुआं की यह घटना जहां पर युवक की हत्या को अंजाम दिया जाता है और इन तस्वीरों में युवक भागता हुआ भी नजर आ रहा है। बोला कि विकास सीरियस है, हमने कहा क्या हुआ सीरियस है, तो फोन कट गया। फिर दोबारा में हम किए तो कहता है ना कि विकास के रोते हुए चाकू मार दिया। कौन मारा, कहाँ मारा, पहले बोला कि घेरा के लेकर है, चिंता तो है नहीं, हम कहे घेरा के लेकर कहाँ जा रहे। तो फिर उसके बाद हम कहे कि कहाँ है तू सब, तो कहते रूम पर है। तो हम रूम पर गए तो रूम पर देखते हैं कि उधर से हाउसिंग के पीछे हल्का रोड से लेके आ रहा था उसको।
और बड़ी खबर अरवल से, जहां एक युवक के शव को नाले से बरामद किया गया है। घटना करपी प्रखंड के आयारा भौसा सुर्ग आहर की है, जहां भदासी के रहने वाले युवक रोहित चौधरी की हत्या कर शव को नाले में फेंक दिया गया। शव की स्थिति देखकर यह आशंका जाहिर की जा रही है कि 2 दिन पहले इसकी निर्मम हत्या की गई और शव को यहां पर छिपाने के मकसद से फेंक दिया गया। घटना के पीछे प्रेम प्रसंग की वजह बताई जा रही है, जिसमें लड़की के परिजनों के द्वारा युवक की गला दबाकर हत्या और उसके बाद साक्ष्य को छिपाने के लिए शव को नाले में डाले जाने का आरोप है। मृतक के मोबाइल डिटेल के आधार पर इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। लड़की वाले फोन किया तो बुला रहा है, तो उसके बाद बोला रोशन बोला कि अकेले मत जाना, जब भी अगर जाएगा भी तो 2 आदमी के साथ में जाना। लेकिन जो है से अकेले निकल गया और 8 साढ़े 8 को उसकी बात हुआ। उसके बाद में उसी समय से बातचीत करने के दरमियान न पता हुआ है, न पता। खबर भागलपुर के मुरारपुर चौक से, जहां पर ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटा। ग्रामीणों ने पुलिस पर जलता हुआ टायर फेंककर पथराव भी किए, जिसमें नाथनगर के सीओ राजेश कुमार, इंस्पेक्टर सज्जाद हुसैन सहित कई पुलिसकर्मी चोटिल हो गए। बताया जा रहा है कि 2 महीने पहले मुरारपुर गांव में मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें 13 लोग आरोपी बनाए गए थे, जिनमें 6 को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार किया। साथ ही अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी करने के लिए पुलिस टीम यहां पहुंची हुई थी, जिसके बाद ग्रामीण उग्र हो गए और हंगामा करने लगे। हंगामा कर रहे लोगों को पुलिस पदाधिकारी समझाने की कोशिश करते नजर आए, जिन पर हमला कर दिया गया। जवाब में पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया। हंगामा कर रहे 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इधर रहेगा। आप क्या नाम है? मुजफ्फरपुर में डकैती के दौरान अगवा की गई किशोरी का अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा। परिवार के लोग अपनी बच्ची को लेकर बेहद चिंतित हैं। वहीं पुलिस प्रशासन भी लड़की की बरामदगी को लेकर छापेमारी कर रही है। स्थानीय लोगों ने कारोबारी की बेटी की बरामदगी की चिंता जाहिर की और कैंडल मार्च निकाला गया। माल असबाब के साथ ही प्रकाश नारायण के सामने यह मोमबत्ती जलाकर प्रशासन से मांग करते हैं कि जो बालिका है उसको अविलंब बरामदगी हो और जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी हो। मुंगेर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नक्सली समेत 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 राइफल, 1 मास्केट, 1 कट्टा और 300 गोलियां जब्त की गईं, जबकि 21 डेटोनेटर भी बरामद हुए हैं। 3 दिनों तक लगातार एसटीएफ के ऑपरेशन के बाद पुलिस को यह सफलता हाथ लगी। पुलिस अधीक्षक ने खुलासा किया कि गिरफ्तार उग्रवादी प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी से जुड़े हुए हैं और योजना इनकी थी। समय रहते हथियारों के जखीरे को जब्त किया गया, वरना एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में ये सभी थे। कि वहां पर हथियार और आर्म्स और एम्युनिशन की आपूर्ति की जाने वाली है। इसके बाद एसटीएफ और एसडीपीओ तारापुर की नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया तथा पुलिस के द्वारा एक संगठित छापामारी की गई। वहां से काफी सफलता मिली। 8 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से भारी मात्रा में हथियार, गोलियां, डेटोनेटर, मोबाइल फोन तथा अन्य नक्सली प्रतिबंधित मटेरियल जैसे कि लेटर पैड वगैरह की बरामदगी हुई। और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने बातचीत के दौरान ये कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर वे एनडीए घटक दलों के साथ 17 सितंबर को बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री से उनकी आवाज जाकर मिलने के सवाल पर मांझी ने कहा कि विकास योजनाओं और लंबित मामलों को लेकर उनके सीएम से मुलाकात और बातचीत हुई है। हमारे संवाददाता संजय से बातचीत में मांझी ने यह दावा किया कि सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में कोई उठापटक नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी 12 स्टैंड रोड स्थित अपने आवास पर चले आए हैं और क्या बातचीत हुई इस बारे में हम बात करने की कोशिश करेंगे जीतन राम मांझी जी से कि आखिरकार आज जो बातचीत हुई है उसका
विषय क्या था, किस इशू पे बातचीत हुई है, देखते हैं। जीतन राम मांझी पहुंच रहे हैं अपने आवास पे और क्या बातचीत हुई है। सर, आज फिर मुलाकात हुई है आपकी, गए थे मुख्यमंत्री से मिलने, क्या किस मसले पर बातचीत हुई? अब ये किस मसले पर बात हुई है सब आपको हम बताएंगे थोड़े, लेकिन सवाल ये है कि हम उनके यहाँ गए थे, पहले भी जाते रहे विकास के काम के लिए, आज भी गए थे विकास के काम के लिए। देखिए एक काम छूट गया है, अभी डीजीपी को कहा गया हम अभी बात करते हैं, हमारे क्षेत्र में एक थाना ओपनिंग होना है, भवन बना दिया है, सैंक्शन है और ओपनिंग नहीं हो रहा है, तो ये सब के लिए गए थे। हमारे यहाँ रेजिडेंशियल विद्यालय हो गया है, उद्घाटन हो गया है, लेकिन उसका और सब जो औपचारिकता होती है, टीचर के पोस्टिंग, पारा स्टाफ की पोस्टिंग, ये नहीं हुआ, उसके बारे में हुआ तो उसकी बात कही गई। फिर उसके अलावा हम अपना सिक्योरिटी का संबंध भी था कि भाई कुछ लोगों को पुराना सिक्योरिटी बरकरार रहता है, हमको सिक्योरिटी को नहीं रहेगा भाई, उस पर बात हुई। और इसी तरह से सब बात हुई, कोई पॉलिटिकल बात नहीं किया, सब विकास की बात किया है। आज सीट शेयरिंग को लेकर कोई बात नहीं, कुछ नहीं। आगे बातचीत फिर कब होगी सर? 19 के आसपास। अच्छा 19 सितंबर के आसपास। हाँ। जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सीट शेयरिंग को लेकर अभी कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने इतना जरूर हिंट किया है कि 19 सितंबर तक सीट शेयरिंग के मसले पर जो एनडीए के नेता हैं उनसे इनकी बातचीत जरूर होगी। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो बीजेपी ने अपनी चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। पार्टी की ओर से समिति के प्रमुख और सदस्यों की घोषणा की गई है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने इसकी घोषणा करते हुए नामों को गिनाया। चुनाव प्रबंधन समिति की जिम्मेवारी मंगल पांडे को दी गई है। वहीं चुनाव संचालन समिति के संयोजक नित्यानंद राय बनाए गए हैं। चुनाव घोषणा पत्र की बात करें तो उसके अध्यक्ष प्रेम कुमार बनाए गए हैं, जबकि चुनाव प्रचार समिति की जिम्मेदारी रविशंकर प्रसाद को दी गई है। चुनाव प्रबंध समिति का पूरा निर्माण हुआ है और उसमें इसके अध्यक्ष या संयोजक पद का दायित्व चुनाव प्रबंध समिति का माननीय मंगल पांडे जी को दिया गया है। इस चुनाव प्रबंध समिति में सह संयोजक हमारे पूर्व सांसद जनक चमार जी होंगे, माननीय विधान पार्षद सम्राट चौधरी जी हैं और सह संयोजक राजेंद्र गुप्ता जी पूर्व विधान पार्षद हैं। चुनाव संचालन समिति में माननीय श्री नित्यानंद राय जी इसके संयोजक होंगे, श्री देवेश कुमार जी इसके सह संयोजक होंगे और इसके सदस्य मैं भी हूँ, माननीय सुशील जी भी हैं। चुनाव में हमारा पूरा प्रचार अभियान कैसे चलेगा, चुनाव का क्या भविष्य का नैरेटिव रहेगा, यह सब तय करने की जिम्मेवारी माननीय केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी को मिली है और उनके साथ सह प्रमुख के रूप में माननीय राजीव प्रताप रूढ़ी जी होंगे और माननीय शाहनवाज हुसैन जी उसके सह प्रमुख के रूप में रहेंगे। घोषणा पत्र की समिति के अध्यक्ष और प्रमुख माननीय प्रेम कुमार जी बनाए गए हैं। इसके सह प्रमुख माननीय रजनीश कुमार जी विधान पार्षद होंगे, सह प्रमुख माननीय विधायक मिथिलेश तिवारी होंगे, सह प्रमुख माननीय पूर्व मंत्री श्री नीतीश मिश्रा जी होंगे और सह प्रमुख श्री ऋतुराज सिन्हा जी रहेंगे। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।